वॉशिंगटन के हवा में उस दिन एक अलग ही बेचैनी थी, क्योंकि दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिक गई थीं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के युवा नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान मामदानी की बहुचर्चित मुलाकात होने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जिसकी प्रतीक्षा सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक नहीं बल्कि आम अमेरिकी नागरिक भी कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं की भेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्षण का मंचन था जहां अतीत की कटुता मिटाकर भविष्य के रिश्तों की एक नई पटकथा लिखी जा सकती थी। और इसीलिए जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो ये देखकर कई लोगों की हैरानी बढ़ गई कि ट्रंप का सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाला न्यूयॉर्क का एक वामपंथी झुकाव वाला युवा नेता उनके साथ खड़ा था, और दोनों की देह भाषा में उतना तनाव नहीं था जितना अनुमान लगाया जा रहा था, बल्कि कैमरों के सामने दिखी वो सहजता, वो हल्की फुल्की बातचीत, वो कभी कंधे पर थपकी और कभी हाथ पकड़कर जवाब देना, ये सब एक ऐसा दृश्य बना रहा था जिसने तमाम राजनीतिक पूर्वाग्रहों को थोड़ी देर के लिए धुंधला कर दिया। ट्रंप का हाथ उठाकर मामदानी के हाथ पर हल्की मार, मजाकिया अंदाज में उनके भुजा पर हल्की घूंसानुमा टकटक, यह सब एक ऐसे नेता का रूप दिखा रहा था जो खुद को वरिष्ठ, अनुभवी और पिता तुल्य छवि में पेश कर रहा था। और वहीं दूसरी ओर मामदानी का सामने हाथ बांधकर हल्की झुकी मुद्रा में गंभीर किंतु सम्मानपूर्ण खड़ा रहना इस बात की पुष्टि कर रहा था कि न्यूयॉर्क का ये नया चेहरा राजनीतिक महत्व के इस क्षण को अभूतपूर्व गंभीरता से ले रहा है। ट्रंप की लाल चौड़ी टाई और मामदानी की पतली नीली टाई अपने अपने दलों के रंगों का संकेत मात्र नहीं थी, बल्कि अमेरिकी राजनीति के दो ध्रुवों के प्रतीक की तरह सामने खड़े थे, मानो दो पीढ़ियों और दो विचारधाराओं का सामना इस आखिरी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हो कि क्या इस मुलाकात के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा शहर और उसके निवासियों की जिंदगी किसी नए रास्ते पर मुड़ेगी या वही पुरानी खाई बनी रहेगी। और इसी राजनीतिक नाटकीयता के बीच दुनिया का ध्यान अचानक पश्चिम एशिया की उथल-पुथल की ओर मुड़ जाता है, जहां दक्षिण लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर एन अल हेल्म में हुए हमले में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आती है, जिसे लेकर इजरायल ये दावा करता है कि मारे गए सभी हमास के युद्धक तत्व थे, और उनमें से एक जवाद सिदावी तो इजरायल के खिलाफ लेबनान से योजना और प्रशिक्षण मिशनों का प्रमुख हिस्सा था। हालांकि लेबनान के अधिकारी मृतकों की संख्या स्वीकार करते हुए भी उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करते, जिससे हालात और धुंधले हो जाते हैं। ऐसे में इजरायल का ये बयान कि हमास जहां भी मिलेगा अभियान वहीं जारी रहेगा, पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा देता है। और फिर बात यहीं नहीं रुकती, क्योंकि केवल लेबनान ही नहीं, ईरान और इजरायल के बीच के टकराव की आग एक बार फिर भड़क उठती है। 13 जून को कथित तौर पर बिना उकसावे के इजरायल द्वारा ईरान पर हमला शुरू होने के बाद फैली 12 दिनों की लंबी लड़ाई में 1065 से अधिक लोगों की मौत, जिनमें सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक शामिल थे, एक ऐसा कड़वा अध्याय है जिसे आज भी कई लोग संतुलित शब्दों में बयान नहीं कर पाते। इसी बीच अमेरिका का हस्तक्षेप, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की चिंता को दरकिनार कर ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर बम बरसा देता है, क्षेत्र को और अस्थिर कर देता है। लेकिन कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब ईरान कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल की रणनीतिक ठिकानों पर और कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े अड्डे अल उदीद पर प्रतिघातात्मक हमले करता है, और इसके बाद दोनों पक्षों की मजबूरी उन्हें 24 जून को युद्ध विराम की ओर धकेल देती है। हालांकि तनाव कम नहीं होता। इसी राजनीतिक भूचाल के बीच एक और बड़ा मंच तैयार होता है, यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव का उठता हुआ नया तूफान, जिसमें ट्रंप द्वारा यूक्रेन को एक समय सीमा दी जाती है कि वे अमेरिकी शांति योजना को अपनाएं, और अगर ऐसा ना हुआ तो युद्ध का लंबा खिंचाव ही एकमात्र विकल्प बच जाएगा। ट्रंप का ये बयान कि उसे ये पसंद करना ही होगा, सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव का संकेत देता है, और कीव से आई ज़ेलेंस्की की भावनात्मक प्रतिक्रिया, हम एक कठिन मोड़ पर हैं, हमें या तो सम्मान खोना पड़ेगा या सहयोगी, यूक्रेनी जनता की चिंता को और बढ़ा देती है। ये स्थिति तब और नाटकीय बनती है जब अमेरिकी योजना की बातों में दनबास क्षेत्र को रूस को छोड़ने, मौजूदा नियंत्रण वाले पूर्वी इलाकों को भी त्यागने और यूक्रेनी सेना को घटाकर 6 लाख करने जैसी शर्तें सामने आती हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से स्थायी तौर पर दूर रहना होगा, जो कीव के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से अपने भविष्य की दिशा ही बदल देने जैसा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का दावा कि यूक्रेन ने इनमें से अधिकांश शर्तें मान ली हैं, यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सीधे खारिज कर दिया जाता है। और फिर पुतिन का बयान आता है कि रूस इस योजना पर विचार तो करेगा, लेकिन ये कोई अंतिम विचार विमर्श नहीं है, और अगर परिस्थिति मजबूर करे तो रूस लड़ाई जारी रखने को भी तैयार है। इस पूरे समय दुनिया की शक्तियों की राजनीति एक ऐसा जटिल जाल बनाती जाती है जिसे देखने वाला हर व्यक्ति ये समझने लगता है कि 21वीं सदी की कूटनीति सिर्फ मुस्कानों, हाथ मिलाने और कैमरा फ्लैश के नीचे बोले गए संवादों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम के पीछे असंख्य दबाव, समझौते, शक्ति संतुलन की रेखाएं और आम लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं।
और जहां कभी वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में एक युवा मेयर और एक अनुभवी राष्ट्रपति की मुस्कुराती तस्वीरें दुनिया के सामने शांति और लोकतंत्र का संदेश देती हैं, वहीं दूसरी ओर मरते हुए नागरिकों, टूटते हुए घरों और राजनीतिक सौदों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाइयां ये याद दिलाती हैं कि वास्तविक दुनिया सिर्फ कैमरे के मुस्कुराहटें नहीं बल्कि फैसलों से चलती है, और उन्हीं फैसलों के कारण युद्ध रुकते हैं, युद्ध शुरू होते हैं और लाखों लोग एक उम्मीद भरी या डरावनी सुबह के साथ जागते हैं।